नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में। मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 4 ऐसे घटनाक्रमों की जो भारत की बदलती सैन्य सोच और क्षमताओं की तस्वीर पेश करते हैं। सबसे पहले, भारतीय सेना में जल्द शामिल हो सकता है वीबैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो क्या है ये सिस्टम? दूसरी कहानी, भारत के नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड की। AD-1 के सफल परीक्षण के बाद अब नजर AD-2 पर। तीसरी कहानी है अग्नि मिसाइल टेस्ट की, जिसके मध्य रात्रि प्रक्षेपण ने पड़ोसी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा। क्यों? और माइटेक में बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के भारत के अगले आर्मी चीफ बनने की। भारतीय सेना को जल्द ही दुनिया के सबसे उन्नत टैक्टिकल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में से एक मिलने जा रहा है। JSW डिफेंस और अमेरिकी कंपनी शील्ड AI की साझेदारी के तहत वीबैट ड्रोन का निर्माण भारत में किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म भारतीय सेना को एडवांस्ड ISR क्षमताओं और ऑटोनोमस ऑपरेशंस को नई ताकत देगा। लेकिन आखिरकार वीबैट है क्या? जब भी मिलिट्री ड्रोन्स की बात होती है तो आमतौर पर लोगों के मन में या तो बैटलफील्ड के ऊपर उड़ता एक छोटा क्वाडकॉप्टर आता है या फिर किसी दूर दराज एयरबेस से ऑपरेट होने वाला प्रेडेटर जैसा बड़ा एयरक्राफ्ट। लेकिन वीबैट इन दोनों से अलग है। वीबैट एक नेक्स्ट जनरेशन टैक्टिकल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिसे अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी शील्ड AI ने विकसित किया है। यह हेलीकॉप्टर की मोबिलिटी और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की एंडोरेंस और एफिशिएंसी को एक साथ जोड़ता है। इसका प्राइमरी रोल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस यानी ISR मिशंस में है। एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर से लैस ये एयरक्राफ्ट दिन और रात दोनों परिस्थितियों में टारगेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और मॉनिटर कर सकता है। ये कमांडर्स को रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस उपलब्ध कराता है, जिससे उन्हें बॉर्डर के पार, किसी रिज के पीछे या हॉस्टाइल टेरिटरी के भीतर की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिलती है। यह ड्रोन लंबे समय तक एयरबोर्न रह सकता है, जिससे किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर लगातार सर्वेलेंस बनाए रखना संभव हो जाता है। इससे कमांडर्स को बैटलफील्ड की केवल अलग अलग तस्वीरें नहीं, बल्कि लगातार अपडेट होती इंटेलिजेंस पिक्चर मिलती रहती है। कई मायनों में वीबैट टैक्टिकल मिलिट्री एविएशन की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। ये सिर्फ कैमरा ले जाने वाला ड्रोन नहीं, बल्कि एक डिप्लॉयबल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे किसी भी टेरेन, इंफ्रास्ट्रक्चर या वेदर कंडीशन में ट्रूप्स को बैटलफील्ड अवेयरनेस उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। और यही वजह है कि भारत इस प्लेटफॉर्म को अपनी सेवा में शामिल करने में रुचि दिखा रहा है और भविष्य में JSW डिफेंस शील्ड AI पार्टनरशिप के तहत इसके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। अधिकांश टैक्टिकल ड्रोन्स में कमांडर्स को एक ऐसा समझौता करना पड़ता है। क्वाडकॉप्टर्स वर्टिकल टेक ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी इंड्योरेंस और रेंज सीमित होती है। वहीं फिक्स विंग ड्रोन्स ज़्यादा देर तक एयरबोर्न रह सकते हैं, लेकिन उन्हें लॉन्च इक्विपमेंट और रिकवरी जोन की ज़रूरत होती है। वीबैट इन दोनों के बीच की दूरी को खत्म करता है। शील्ड AI के हाइव माइंड सॉफ्टवेयर से लैस वीबैट GPS डिनाइड और कम्युनिकेशन डिग्रेडेड एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट कर सकता है। भविष्य के युद्ध क्षेत्र में जहां सैटेलाइट सिग्नल्स और रेडियो लिंक्स को जैम करना आम बात होगी, ये क्षमता निर्णायक साबित हो सकती है। वीबैट का एक और बड़ा फायदा है और वो है इसकी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बिना बड़े सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिमोट फॉरवर्ड लोकेशन से इसे डिप्लॉय करने की सुविधा देता है।
यही वजह है हाई एल्टीट्यूड एरियाज, डेजर्ट्स, आइलैंड टेरिटरीज और तेजी से आगे बढ़ने वाली मिलिट्री फॉर्मेशंस के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। भारतीय सेना के लिए वीबैट छोटे क्वाडकॉप्टर्स और बड़े स्ट्रेटेजिक यूएवीज के बीच की एक महत्वपूर्ण बैटलफील्ड रिकॉनेसेंस एसेट बन सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वीबैट बिना किसी तैयार लॉन्च साइट के वैलीज, रिजलाइंस और ट्रूप मूवमेंट कॉरिडोर्स पर लगातार सर्वेलेंस प्रदान कर सकता है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह इन्फिल्ट्रेशन रूट्स, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और कठिन इलाकों में आर्टिलरी एक्टिविटी की निगरानी कर सकता है। डेजर्ट सेक्टर्स में ये मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस को एडवांस आर्मर के आगे स्काउट करने और कमांडर्स को रियल टाइम इंटेलिजेंस उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। कन्फाइंड एरिया से लॉन्च होने की इसकी क्षमता इसे स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस, फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट और मोबाइल आर्टिलरी यूनिट्स के लिए बेहद उपयोगी बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना की इस खरीद में शील्ड एआई का ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर भी शामिल है। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ एक ड्रोन नहीं खरीद रहा, बल्कि एआई इनेबल्ड बैटलफील्ड सिस्टम्स की अगली पीढ़ी की तकनीक तक भी पहुंच बना रहा है। वीबैट को एयरफील्ड लॉन्च के लिए नहीं, बल्कि फ्रंट लाइन लॉन्च के लिए डिजाइन किया गया है, जहां इंटेलिजेंस सीमित होती है, टेरेन चुनौतीपूर्ण होता है और सिचुएशनल अवेयरनेस का हर मिनट सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करता है। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम पिछले लगभग 2 दशकों से लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर के हालिया परीक्षण इस बात का संकेत हैं कि भारत अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण केवल शहरों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में उभर रहे सभी उन्नत मिसाइल थ्रेट्स का मुकाबला करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आखिर AD-1 और AD-2 क्या हैं और भारत की सुरक्षा रणनीति में इनका महत्व इतना अधिक क्यों है? हर आधुनिक सेना के सामने एक सरल लेकिन बेहद गंभीर चुनौती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल सैकड़ों या हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ध्वनि की गति से कई गुना अधिक रफ्तार हासिल कर सकती है और कुछ ही मिनटों में कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। चुनौती मिसाइल लॉन्च करने की नहीं है, बल्कि उसे रोकने की है। यहीं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD की भूमिका शुरू होती है। सिद्धांत रूप में यह अवधारणा सरल लग सकती है, लेकिन व्यवहार में यह बेहद जटिल है। सबसे पहले लॉन्ग रेंज रेडार्स दुश्मन की मिसाइल का पता लगाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम्स उसकी ट्रेजेक्ट्री की गणना करते हैं और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है। इसके बाद इंटरसेप्टर बेहद तेज गति से आने वाली मिसाइल को हवा में ही टक्कर मारकर नष्ट कर देता है, ताकि वह अपने लक्ष्य तक ना पहुंच सके। सैन्य भाषा में इसे अक्सर एक गोली से दूसरी गोली को मारना भी कहा जाता है। भारत की शुरुआती BMD आर्किटेक्चर को 2 लेयर्स के आधार पर तैयार किया गया है। पहली लेयर वायुमंडल के बाहर आने वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए और दूसरी लेयर वायुमंडल के भीतर बच निकलने वाली मिसाइल्स को रोकने के लिए। AD-1 और AD-2 इसी मिसाइल शील्ड की नेक्स्ट जनरेशन है। AD-1 को मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर ब्रीदिंग थ्रेट्स और मनूवरिंग टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं AD-2 एक ज्यादा एडवांस इंटरसेप्टर है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को उनकी कहीं अधिक गति पर इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित किया जा रहा है। साथ मिलकर AD-1 और AD-2 भारत के फ्यूचर एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल डिफेंस नेटवर्क की बैकबोन बनने वाले हैं। दशकों तक भारत ने मिसाइल थ्रेट को रोकने के लिए मुख्य रूप से डेटरेंस यानी जवाबी कार्रवाई की क्षमता पर भरोसा किया, लेकिन भारत के आसपास का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा है। ऐसे में एक मजबूत मिसाइल शील्ड की जरूरत अब केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविक आवश्यकता बनती जा रही है। भारत दुनिया की उन चुनिंदा बड़ी शक्तियों में शामिल है जिसे एक साथ 2 न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज का सामना करना पड़ता है।
पाकिस्तान के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ा भंडार है। वहीं चीन के पास दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल फोर्स में से एक है, जिसमें मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और तेजी से विकसित हो रहे हाइपरसोनिक सिस्टम शामिल हैं। दोनों मिलकर भारत के सामने ऐसी चुनौती पेश करते हैं जिसका सामना अधिकांश देशों को नहीं करना पड़ता। भारत सिर्फ एक मिसाइल थ्रेट पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, उसे अलग अलग दिशाओं से आने वाले कई मिसाइल थ्रेट्स के लिए एक साथ तैयार रहना होगा। अगली बड़ी चुनौती है हाइपरसोनिक वेपन्स की। चीन ने मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक सिस्टम्स के विकास में भारी निवेश किया है। ये ऐसे हथियार हैं जो पारंपरिक एयर डिफेंस नेटवर्क को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। भविष्य के संघर्षों में ऐसी मिसाइल्स देखने को मिल सकती हैं जो बेहद तेज गति से उड़ते हुए रास्ते में अपनी दिशा भी बदल सके। भारत इसी तरह के थ्रेट एनवायरनमेंट के लिए तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि AD-1 और AD-2 प्रोग्राम सिर्फ मौजूदा खतरों का जवाब नहीं है, बल्कि भविष्य के मिसाइल वॉरफेयर को ध्यान में रखकर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तेजी से विकसित हो रहे मिसाइल थ्रेट्स के दौर में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी प्रभावी और प्रासंगिक बनी रहे। AD-1 और AD-2 का महत्व केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। मिसाइल रक्षा गणनाओं को बदल देती हैं, जिससे रणनीतिक योजना बदल जाती है और यही प्रतिरोध डेटरेंस की अवधारणा को भी बदल देती है। पाकिस्तान का डेटरेंस मॉडल काफी हद तक उसकी बैलिस्टिक और टैक्टिकल मिसाइल फोर्स पर आधारित है। इसकी सोच सीधी है, तेज और व्यापक मिसाइल स्ट्राइक्स की क्षमता किसी भी संघर्ष की कीमत बढ़ा सकती है और विरोधी पर दबाव बना सकती है, लेकिन एक क्रेडिबल मिसाइल डिफेंस नेटवर्क इस पूरे समीकरण को बदल सकता है। अगर आने वाली मिसाइल्स में से कुछ को भी सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया जा सके तो मिसाइल कोअर्शन के जरिए अपने उद्देश्य हासिल करने को लेकर पाकिस्तान का भरोसा कम होने लगता है। हमले की लागत बढ़ जाती है और सफलता की निश्चितता घटने लगती है। चीन का मिसाइल इन्वेंट्री कहीं अधिक बड़ा और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। वास्तविकता यह है कि चीन द्वारा दागी जाने वाली हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करना भारत के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन लक्ष्य भी यह नहीं है। असल उद्देश्य में चीन के कॉन्फिडेंस को चुनौती देना है। अब चीनी मिलिट्री प्लानर्स को यह मानकर चलना होगा कि कुछ मिसाइल्स अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगी, कुछ स्ट्राइक्स का प्रभाव कम हो सकता है और कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स सुरक्षित रह सकते हैं। यही मिसाइल डिफेंस की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आने वाली मिसाइल्स में से कुछ को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है तो हमलावर की प्लानिंग और कैलकुलेशन दोनों बदलने लगती हैं। मिसाइल्स युद्ध की प्रकृति बदल सकती हैं, लेकिन मिसाइल डिफेंस डेटरेंस का पूरा समीकरण बदल देती है। मिसाइल डिफेंस की असली ताकत हर मिसाइल को रोकने में नहीं, बल्कि विरोधी को यह सोचने पर मजबूर करने में है कि मिसाइल अटैक अब सफलता की गारंटी नहीं रहा। एक मिसाइल शील्ड शांति के समय के लिए नहीं बनाई जाती, उसे युद्ध के उन शुरुआती मिनटों के लिए तैयार किया जाता है जब हर निर्णय और हर सेकंड निर्णायक साबित हो सकता है। सुबह होने से काफी पहले जब अधिकांश भारतीय सो रहे थे, तब बंगाल की खाड़ी के ऊपर अंधेरे आसमान को चीरती हुई एक मिसाइल ने उड़ान भरी। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई विस्तृत प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं, सिर्फ इतनी पुष्टि की गई कि भारत ने अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। लेकिन कुछ ही घंटे के भीतर इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक डिफेंस एनालिस्ट ये समझाने की कोशिश में जुट गए कि भारत ने आखिर प्रदर्शित क्या किया है, आखिर इस लॉन्च ने इतना ध्यान क्यों आकर्षित किया और भारत इस परीक्षण के जरिए क्या संकेत देना चाहता था। भारत नियमित रूप से मिसाइल टेस्ट करता है। अग्नि मिसाइल्स, पृथ्वी मिसाइल्स, ब्रह्मोस लॉन्चेस, एंटी शिप वेपन्स और एयर डिफेंस इंटरसेप्शन के परीक्षण
सैन्य आधुनिकीकरण की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। लेकिन कुछ परीक्षण दूसरों की तुलना में कहीं अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। ये लॉन्च भी अपनी टाइमिंग, गोपनीयता और व्यापक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट की वजह से खास बन गया, जिसमें इसे अंजाम दिया गया। यह परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब क्षेत्रीय तनाव अभी भी ऊंचे स्तर पर हैं। एशिया में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तेजी से आगे बढ़ रही है और प्रमुख शक्तियों के बीच स्ट्रेटेजिक कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में कोई भी मिसाइल लॉन्च सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं रह जाता, वह एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल बन जाता है। अग्नि सीरीज भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स की बैकबोन मानी जाती है। समय के साथ ये मिसाइल फैमिली अपेक्षाकृत कम दूरी वाले सिस्टम से विकसित होकर आधुनिक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक वेपन्स में बदल चुकी है। अग्नि प्रोग्राम भारत को अलग अलग दूरी पर मौजूद टारगेट्स को रिस्क में रखने की क्षमता देता है, जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डिफेंस की बुनियाद है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रोग्राम प्रोपल्शन सिस्टम्स, गाइडेंस टेक्नोलॉजीज, री एंट्री व्हीकल्स और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जैसे क्षेत्रों में भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। अग्नि का हर सफल परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल की सफलता नहीं होता, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम की क्षमता को भी साबित करता है जो भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को मजबूती प्रदान करता है। पाकिस्तान और चीन के लिए भारत का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, ये सीधे तौर पर उनकी सिक्योरिटी कैलकुलेशंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अग्नि सीरीज का हर महत्वपूर्ण परीक्षण दोनों देशों में बेहद करीबी से देखा और विश्लेषित किया जाता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोस्चर काफी हद तक उसकी मिसाइल इन्वेंट्री पर आधारित है। उसका डिफेंस फ्रेमवर्क इसी धारणा पर टिका है कि वह भारत के भीतर मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारत की मिसाइल फोर्स में होने वाला हर सुधार जवाबी कार्रवाई की भारत की क्षमता को और मजबूत बनाता है। इस्लामाबाद के लिए लगातार विकसित होती अग्नि फोर्स का मतलब है कि भारत के पास अब पहले से अधिक क्रेडिबल और सर्वाइवेबल स्ट्रेटेजिक डिफेंस मौजूद है, और यही बात संकट या संघर्ष की स्थिति में मिलिट्री कैलकुलेशंस को प्रभावित करती है। चीन के लिए इसके मायने और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। बीजिंग ने अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में मिसाइल फोर्सेस पर विशेष जोर दिया है। पीपल्स लिबरेशन रॉकेट फोर्स आज दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल आर्सेनल में से एक का संचालन करती है। भारत के लॉन्ग रेंज अग्नि सिस्टम्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के बावजूद उसके महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक टारगेट्स भारत की पहुंच में बने रहें। यहाँ लक्ष्य प्रायोरिटी हासिल करना नहीं है, लक्ष्य है क्रेडिबिलिटी बनाए रखना। किसी डेटरेंट को प्रभावी होने के लिए विरोधी की हर मिसाइल का जवाब मिसाइल से देने की जरूरत नहीं होती। उसे केवल इतना सुनिश्चित करना होता है कि प्रतिद्वंद्वी को यह विश्वास हो जाए कि किसी भी एग्रेशन की कीमत उसे अस्वीकार्य परिणामों के रूप में चुकानी पड़ेगी। अग्नि प्रोग्राम का महत्व सिर्फ क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करता है जो एक मैच्योर स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में उभर चुका है और बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में क्रेडिबल लॉन्ग रेंज डिफेंस बनाए रखने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अग्नि प्रोग्राम को भारत की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी विजन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। दशकों तक एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर दुनिया की बड़ी शक्तियों का कड़ा नियंत्रण रहा है। भारत को भी सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी डिनायल्स और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अग्नि प्रोग्राम इस बात का उदाहरण है कि कैसे इंडिजिनस रिसर्च और डेवलपमेंट के दम पर भारत ने धीरे धीरे इन बाधाओं को पार किया। आज भारत अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम्स को बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज के आधार पर डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस कर रहा है। ये उपलब्धि सिर्फ मिसाइल पावर का प्रतीक नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी का भी प्रमाण है। भारत की डिफेंस आर्किटेक्चर 3 प्रमुख पिलर्स पर आधारित है: लैंड बेस्ड मिसाइल्स,
एयर डिलीवर्ड न्यूक्लियर सिस्टम्स और सी बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। ये तीनों मिलकर भारत की न्यूक्लियर ट्राइड का निर्माण करते हैं। इस संरचना में अग्नि फैमिली लैंड बेस्ड पिलर्स की भूमिका निभाती है। जैसे जैसे रेंज बढ़ रही है, एक्यूरेसी बेहतर हो रही है और सर्वाइवेबिलिटी मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे पूरे डिफेंस फ्रेमवर्क की क्रेडिबिलिटी भी और सशक्त होती जा रही है। मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं होते, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स भी होते हैं। डिफेंस की असली ताकत उस मिसाइल में नहीं होती जिसे लॉन्च किया जाए, बल्कि उस क्षमता में होती है जिसके बारे में विरोधी जानता हो कि जरूरत पड़ने पर उसका जवाब जरूर मिलेगा। स्ट्रेटेजिक वेपन्स की शक्ति उनके इस्तेमाल में नहीं, बल्कि उस क्रेडिबिलिटी में होती है जो वो पैदा करते हैं, और उसी के साथ वे विरोधी की प्लानिंग और कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी भी जोड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की मिलिट्री थिंकिंग में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक भारतीय सेना का फोकस काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल कंट्रोल के प्रबंध पर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह संकेत दिया है कि पाकिस्तान फ्रंट एक बार फिर भारत की ऑपरेशनल प्लानिंग के केंद्र में आ रहा है। यही वजह है कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आर्मर्ड कोर से आते हैं या इसलिए कि वो वाइस चीफ रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अधिकांश ऑपरेशनल एक्सपीरियंस पाकिस्तान फ्रंट से जुड़ा रहा है। तो कौन है जनरल सेठ? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेकंड लांसर्स के आर्मर्ड कोर के अधिकारी हैं। उन्होंने 21 कोर की कमान संभाली, जिसे भारत का प्रमुख स्ट्राइक कोर माना जाता है और जिसका मुख्य फोकस पाकिस्तान फ्रंट पर ऑफेंसिव ऑपरेशंस का है। इसके बाद उन्होंने साउथ वेस्टर्न कमांड की कमान संभाली, जो राजस्थान और वेस्टर्न थिएटर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालता है। बाद में उन्होंने सदर्न कमांड का नेतृत्व किया और फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। अब उन्हें अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में चुना गया है। उनका यह कैरियर पाथ अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्राइक कोर कमांडर का नजरिया अलग होता है। उनका काम सिर्फ क्षेत्र की रक्षा करना नहीं होता, बल्कि इनिशिएटिव हासिल करना, दुश्मन के डिफेंसेस में ब्रेक थ्रू बनाना और विरोधी पर दबाव बनाना होता है। कई मायनों में ऑपरेशन सिंदूर में भी यही अप्रोच दिखाई दी। भारत ने सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी, भारत ने दबाव बनाया, एस्केलेशन की दिशा तय की और बैटल स्पेस को अपने पक्ष में आकार देने का प्रयास किया। ऐसी सोच के लिए ऑफेंसिव मनूवर वॉरफेयर की गहरी समझ जरूरी होती है। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ की नियुक्ति को महत्वपूर्ण बनाने वाली दूसरी बड़ी वजह है उनका जियोग्राफिक एक्सपीरियंस। साउथ वेस्टर्न कमांड भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान फोकस कमांड में से एक मानी जाती है। यहीं भारत की आर्मर्ड फॉर्मेशंस, मैकेनाइज्ड फोर्सेस और स्ट्राइक एलिमेंट्स किसी संभावित संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इस थिएटर की कमान संभालने से पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन, डिप्लॉयमेंट पैटर्न और वर्नरेबिलिटीज की गहरी समझ विकसित होती है। तो लेफ्टिनेंट जनरल सेठ की नियुक्ति सिर्फ लीडरशिप चेंज नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है। पोस्ट सिंदूर एरा में भारत ने ऐसे अधिकारी को आर्मी की कमान सौंपी है जिसकी पहचान स्ट्राइक कोर सोल्जर के रूप में रही है। ये संकेत देता है कि नदन बॉर्डर्स पर मजबूती बनाए रखते हुए अब भारत वेस्टर्न फ्रंट की चुनौतियों पर भी गंभीरता से ध्यान केंद्रित कर रहा है। अलग अलग कहानियां, अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग लीडर्स, लेकिन इन सभी का संकेत एक ही दिशा में है। एक ऐसा भारत जो डिफेंस सेल्फ रिलायंस को मजबूत कर रहा है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को और सशक्त बना रहा है और तेजी से बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए खुद को तैयार कर रहा है। तो इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।